हाय स्टूडेंट, क्या हाल है। मेरे अदृश्य स्टूडेंट जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और आप जानते होंगे कि एक टीचर के लिए स्टूडेंट बड़ी भूमिका निभाता है। अगर बच्चे खूब सारे हो तो टीचर में जोश आता है, और अगर स्टूडेंट नहीं हो तो टीचर को आप पढ़ाने का मन नहीं होता। फिर भी इस बदलते ज़माने में ऑनलाइन क्लासों में आपका अदृश्य रहना लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंपलसरी है। फिर भी हम आपसे कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े रहें, मगर आप हमसे जुड़े हुए हो इसके लिए हमें प्रत्युत्तर चाहिए, रेस्पॉन्स चाहिए। और अगर आप रेस्पॉन्स देते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो मैं आज आपको एक टॉपिक लेके और अपना शुरुआत करता हूँ 11वीं क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस और पीएमटी आरपीएमटी या नीट इंजीनियरिंग के लिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो कुछ थ्योरेटिकल क्लासों से कुछ अलग होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जितना भी पढ़ाया जाता है उसके कंसेप्ट को आप लिखते जाइए और रिमेम्बर करते जाइए। अगर आप लिखोगे नहीं तो ये भूल जाओगे। मैं आपको थ्योरी कम से कम समझाने की कोशिश करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते जाएंगे। थ्योरी अगर आप ऑफलाइन क्लास होगी तो हम डिटेल में आपको बताएंगे, और यहाँ पर हम वीडियो को छोटा बनाने और कंसेप्ट की बात करने के लिए सीधा बोर्ड पे मैं प्रिंट करता हूँ और पॉइंट को डिस्कस करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ताकि आप क्या करें, आप उसको नोट करते जाइए। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। ये बदलती हुई दुनिया है, इसमें आगे भविष्य में सभी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा। इसलिए हमें इसका आज से ही पालन करना शुरू कर देना है। तो हम चल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी लेंदी है और इसको समझना बेस है केमिस्ट्री का। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो तो हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, एटम की। तो देखिए, एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कण कण में भगवान है। मैं केमिस्ट्री का हूँ और बुजुर्गों की बात भी मानता हूँ, मगर भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं पता। मगर जिस कण के अंदर हम बात करें भगवान की, उस महीनतम सूक्ष्म कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवश्य है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें पूरी केमिस्ट्री को समझाने के लिए सहायक है। इस पूरे ब्रह्मांड में केमिस्ट्री के अतिरिक्त और है क्या? पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री है तो केमिकल है, केमिकल है मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स है, मैटर है तो उस पर फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ लागू है। इसलिए केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसे हमें बहुत गहराई से समझ लेना कंपलसरी है। परमाणु की संरचना की हम बात करें तो हमें पहले परमाणु के कुछ मॉडल पढ़ने हैं। परमाणु मॉडल अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि परमाणु में कौन कौन से पार्टिकल्स है, परमाणु की संरचना की खोज कैसे हुई। वैसे हम बात करें तो महर्षि कणाद नामक वैज्ञानिक था, जो अपने एक महर्षि थे जिनको हम वैज्ञानिक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को परमाणु के बारे में ईसा के 800 वर्ष पूर्व ही लगभग बता दिया था कि परमाणु की जो संरचना है वो किसी न किसी मैटर के सूक्ष्म पार्ट के रूप में है। यानी परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो गोलाकार है। उस समय ही पंचतत्व का सिद्धांत दिया गया था कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण जो है वो अग्नि, जल, वायु, आकाश और प्रकाश से हुआ है। तो इस प्रकार जो पंच तत्व का जो सिद्धांत दिया गया था वो महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया था। उस समय ही हमारे परमाणु की संरचना के बारे में बता दिया गया था कि यह एक अति सूक्ष्म कण है। अब हम बात करते हैं इसके परमाणु की मॉडल की। तो वर्तमान में हम अपनी थ्योरेटिकल बात को मुद्दा रखने के लिए हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का सिद्धांत, फिर हम पढ़ेंगे प्लम पुडिंग यानी जे थॉमसन का सिद्धांत, रदरफोर्ड मॉडल का सिद्धांत और सोमरफील्ड का सिद्धांत,
रदरफोर्ड मॉडल के बाद सोमरफील्ड का सिद्धांत और बोर मॉडल। इस प्रकार ये मॉडल हम पढ़ेंगे जो कि ओल्ड मॉडल है। उसके बाद हम नया क्वांटम यांत्रिकी का जो मैकेनिज्म जो है क्वांटम यांत्रिकी, उसके आधार पर हम नया यानी लेटेस्ट आधुनिक परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे और इस प्रकार हम अपना टॉपिक पूरा करेंगे। हम बात करते हैं डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत की। देखिए यह सिद्धांत लगभग 1800 ईस्वी में दिया गया था और सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। उस समय परमाणु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर ये सिद्धांत कब दिया गया था? जब मास कंजर्वेशन यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम पता चल गया था और दिया गया था, या उसके बाद एक था डेफिनेटिव प्रोपोर्शनल का नियम यानी स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। अर्थात इस सिद्धांत का जो आधार है वो ये दो सिद्धांत है, एक है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और एक है स्थिर अनुपात का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर ये कुछ बातें कही गई थी जो परमाणु की संरचना के बारे में ऑलमोस्ट है। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले जो है वो इन्होंने ये बताया था कि एटम क्या है। एटम जो है एक अनडिविजिबल पार्ट है, मतलब एक अविभाजित कण, स्मॉलेस्ट एंड अनडिविजिबल पार्ट है, सबसे सूक्ष्मतम छोटा अविभाजित कण है जो किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व का सबसे सरलतम पार्ट है। उस समय ये कहा गया था। तो इसकी साइज जो है हम एटम की, तो प्रत्येक एलिमेंट में कोई भी तत्व जो है उसके अंदर सभी एटम की साइज, मास यानी द्रव्यमान और शेप उनकी जो है वो सेम होती है, मतलब सेम साइज के सारे एटम होते हैं। हम बात करें इनके बनाने की और डिस्ट्रॉय की, यानी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, एटम को न तो बनाया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम को न तो बनाया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किससे? दो प्रकार के प्रोसेस है, या तो किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा या फिजिकल चेंजेस द्वारा इनको न तो बनाया जा सकता है और न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। उस समय इतना पता था जो इसका महत्वपूर्ण है। ऑल एलिमेंट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स, प्रत्येक तत्व के जो परमाणु है वो सब अलग अलग होते हैं। मतलब एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, परंतु प्रत्येक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। यानी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से सेम नहीं होता। और अगर हम इससे परमाणु से अणु निर्माण की हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स का जो निर्माण होता है वो इनके कॉम्बिनेशन से होता है, यानी इनके मिलने से होता है। इनके मिलने का जो तरीका है वो एक निश्चित है, यानी इनकी जो संख्या है वो पूर्णांक में होती है। यानी एक अणु का निर्माण परमाणु के मिलने पूर्णांक संख्या में मिलने से होता है, मतलब किसी अणु में आधा परमाणु नहीं हो। सेकंड है जे थॉम्सन का मॉडल। इसमें एटम के बारे में क्या बताया गया है? एटम में एक गोलाकार संरचना बताई गई है जिसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मतलब समान धनावेश फैला हुआ है, और ऋणावेश जो है वो असमान रूप से फैला हुआ है। और इस की संरचना को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे पलम पुडिंग मॉडल, ये एक खाद्य पदार्थ है मतलब, और इसी प्रकार इसको हम बोल सकते हैं रेसिन पुडिंग मॉडल या वाटर मेलोन मॉडल, इस नाम से जाना जाता है। भाई सीधी सी भाषा में अपने हम बात करें अपने देसी लड्डू की, तो लाल बूंदी और पीली बूंदी है। यहाँ पर पीली बूंदी जो है वो धनावेश को माना गया है और लाल बूंदी यहाँ पर ऋणावेश को माना गया है, और इस प्रकार इसे हम पलम पुडिंग मॉडल कहते हैं। देखिए ये जे थॉम्सन का जो मॉडल है वो पहला ऐसा मॉडल है जिसमें ये बताया गया है कि परमाणु के अंदर भी पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया गया है। दूसरी बात गोलाकार है और इसके अंदर एक बेस बताया गया है जो आधुनिक मॉडल से मिलता जुलता है। इसलिए वास्तव में परमाणु मॉडल का पहला प्रतिरूप मॉडल जो है, वास्तविक मॉडल जो है वो जे थॉम्सन का है। इससे पहले जो हमने जॉन डाल्टन का पढ़ा था वो तो केवल मात्र आभास था कि पार्टिकल्स होता है एक अविभाजित कण,
अब परमाणु कैसा होता है वो तो अविभाजित कण के अंदर पता चलेगा, जो ये पहला था। अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की। देखिए ये 1904 के लगभग दिया गया था। इसकी हम कमियों की बात करें, ड्रॉबैक की बात करें, तो पहला, मास ऑफ द एटम कंसिडर्ड द टू बी इवनली स्प्रेड, मतलब इसमें जो परमाणु में द्रव्यमान जो है इसका प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का वो असमान रूप से वितरित है। ये इसका पहला जो है ड्रॉबैक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन मोमेंट का। इसमें ये कहीं बात बताई नहीं हुई है कि इलेक्ट्रॉन इसमें मोमेंट होता है कि नहीं होता, जबकि हम जानते हैं कि आधुनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन मोमेंट नहीं हो तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं है। और तीसरा है स्टेबिलिटी की, तो परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में ये जानता ही नहीं था। नेक्स्ट टाइटल की हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। कैसे एक्सपेरिमेंट पर? तो इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, चलिए देखते हैं। रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी यानी सोने की फॉइल्स पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। यहाँ देखिए ये अल्फा पार्टिकल के सोर्स है और ये सोने की फॉइल्स है, और सोने की फॉइल्स के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई है। ये स्क्रीन जो है वो अल्फा पार्टिकल से टकराकर लाइट इमिटिंग करती है, यानी स्फुट दीप्ति उत्पन्न करती है। इस असेंबली में इन्होंने क्या व्यवस्था की, देखिए एक अल्फा पार्टिकल के सोर्स को लिया। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक। हीलियम का जो नाभिक होता है ना, हीलियम, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो हीलियम से जो +2 चार्ज आवेशित जो आयन बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल को एक स्लिट द्वारा कंट्रोल कर लिया। स्लिट का मतलब हो गया एक लेड की प्लेट है, और ये प्लेट अल्फा पार्टिकल को एक ही साइड में जाने की अनुमति देती है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल ये इस स्क्रीन से की ओर आते हैं तो अल्फा पार्टिकल में एक सोने के मतलब जो सोने की पन्नी है उससे टकराते हैं। टकराने पर ये पार्टिकल या तो इसको सीधे क्रॉस करे जाते हैं या फिर इससे टकरा करके ये क्या करते हैं, इससे मुड़ जाएंगे, और मुड़ करके जैसे इस स्क्रीन पर यहाँ पर टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर लाइटिंग होगी क्योंकि ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और इस सर्किल पे ये पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल के जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई, और बमबारी करने पर क्या नतीजा सामने आया। नतीजा देखने के लिए जब इन्होंने देखा तो गजब का नतीजा था। वो क्या था, देखिए वो क्या था। जब मान लीजिए अल्फा पार्टिकल की बमबारी हुई तो इन्होंने देखा कि लगभग मैक्सिमम जो पार्टिकल है वो सोने की फॉइल्स को पार करके सीधे चले गए। इनमें कोई चेंज नहीं हुआ अधिकतर पार्टिकल से। अब जो लाखों की संख्या में पार्टिकल की संख्या जो है वो सीधी क्रॉस चली जाती है, और लगभग कुछ पार्टिकल जो है वो अपनी डायरेक्शन से मूव हो जाते हैं, डायरेक्शन से थोड़े मूव हो जाते हैं, और लगभग 20,000 में से कोई एक आध पार्टिकल ऐसा होता है जो टकरा करके अपने वापस 180 डिग्री के एंगल पर वापस चला जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, लगभग 20,000 में से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो टकराकर यहां से वापस चले जाते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकाला वो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहलाता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद मॉडल दिया, इसलिए ये सबसे बेहतरीन मॉडल हो गया और जे थॉमसन के मॉडल को फेल कर चुका। अब ये कैसे है, तो हम बात करें पहले इसके कंसेप्ट की, यानी इसके फीचर्स क्या है। कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, इसने क्या है, न्यूक्लियस के कंसेप्ट को दिया। इसने ये कहा अपने एक्सपेरिमेंट से कि नाभिक जो है वो सेंट्रल पार्ट है, उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड करता है।
सेकंड बात करें साइज ऑफ द एटम एंड वॉल्यूम ऑफ द एटम, इसने यह तक कैलकुलेट कर लिया था कि एटम की साइज क्या होनी चाहिए और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट में वो किस प्रकार होना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर जो होता है वो 10 की पावर -12 से 10 टू द पावर -13 सेमी के बीच में होता है। यानी न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम नाभिक कहते हैं, नाभिक का जो डायमीटर है यानी व्यास 10 की घात -12 से 10 की घात -13 के बीच में होता है, जबकि ओवरऑल एटम का जो साइज है वो 10 की घात -8 सेमी के बीच में होता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बहुत ही सुपर मॉडल बनाने का मतलब प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ ये कहा था। अगली बात करें हम इसके डायमीटर की और इनके दोनों के डायमीटर की, तो दोनों के डायमीटर की हम बात करें तो ये है कि एटम का जो डायमीटर है और अगर इनका रेशियो निकाले तो 10 टू द पावर 5 आता है। कितना आता है? 10 टू द पावर 5 आता है। और 10 टू द पावर 5 का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मतलब यह हुआ नाभिक जो है उसके व्यास को अगर हम 10 की घात 5 से गुणा करें तब परमाणु का आकार प्राप्त होता है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अगर हम इसकी तुलना एक क्रिकेट के मैदान से करें तो उसके क्रिकेट के मैदान के बीचों बीच एक सेंटर में यदि गेंद रखी हुई है तो गेंद की साइज के बराबर तो है नाभिक, और पूरा मैदान जो है वो क्रिकेट का वो है परमाणु की साइज है। तो इस प्रकार से इसने साइज के बारे में ये स्पष्ट कर दिया था। अब हम बात करें, ये कैलकुलेशन की थी इसने। अब बात करें रेडियस की, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाभिक का जो रेडियस है वो क्या है, वो डिपेंड करता है ए क्या चीज है, ए यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब नाभिक के अंदर कुछ पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल की संख्या का रूट 1/13 पावर जो है उसके समानुपाती है ये। और इसका मतलब हो गया R बराबर R0 ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर के लगभग होगा। इसका तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि R0 का मान जो है 1.33 गुणा 10 की घात 13 जो होता है, अगर ये वैल्यू हम रख दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी R बराबर 1.33 इंटू 10 टू द पावर कितना है 13 इंटू A1/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। नाभिक की जो त्रिज्या है वो इतनी होती है, मतलब इतनी तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होती है। और बाकी बात किस पर निर्भर करती है, बाकी ए पर। ए क्या चीज है, ए है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की जो घात है 1/3, उससे इससे गुणा करने पर नाभिक की साइज जो त्रिज्या है वो इस पर निर्भर करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और नई बात आ गई कि जो परमाणु का है उसका जो नाभिक है उस नाभिक के अंदर कुछ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स कौन कौन होता है, तो यहाँ पर ए बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब A बराबर होता है P प्लस N। P का मतलब है प्रोटॉन और N का मतलब है न्यूट्रॉन। और ये दोनों मिलकर के A एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बताते हैं, न्यूक्लियाई की संख्या बताते हैं, और न्यूक्लियाई की संख्या के पावर 1/3 लगाएंगे और उसको इसे कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, न्यूक्लियस की। तो ये है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो क्या है, पहली है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि परमाणु मॉडल की जो तुलना है वो सौरमंडल से की गई है, इसलिए सौरमंडल का मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर एक नाभिक जो है वो सूर्य के समान है और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में गति लगाते रहते हैं और ये पथ बदलता नहीं है। ये बात इसने कह दी
मगर अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल कहता है कि सौरमंडल में जैसे सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर अगर कोई पृथ्वी है तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इस रूल के अकॉर्डिंग के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब दोनों आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी के स्क्वायर के अनुपात के समानुपाती होता है। और इस अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण है। और इस आकर्षण को अगर हम नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो यह आकर्षण होगा तो ये लगातार एक दिन गति करते 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 नाभिक में चला जाएगा। और नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाएगा तो एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके कंसेप्ट से ये स्पष्ट होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन है, किसमें, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में। और अट्रैक्शन है तो इस अट्रैक्शन के कारण लगातार गतिशील राउंड ऑफ राउंड करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है घूमता हुआ एक दिन नाभिक में चला जाता है और उससे एटम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। अगला जो इसकी कमी है, ये दूसरी कमी है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में वो गति करता रहता है और गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। नेचुरल है, जब गति करेगा, देखिए हम एक पत्थर फेंकते हैं और फेंकेंगे तो ये पत्थर लगातार गति करता हुआ लगातार चलता रहेगा, नहीं चलेगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी है, गति करता हुआ अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। लॉस करेगा तो ये एनर्जी किसी रेडिएशन के रूप में आएगी जिसका कोई तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगा। क्या होगा? लैम्डा होगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी कोई निश्चित फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा। स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया उसका एक तरंगदैर्घ्य का जो मैप है वो हम चित्र के रूप में लेते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैसे इंद्रधनुष हम जानते हैं वो एक स्पेक्ट्रम होता है, एक चित्र होता है इस एनर्जी का। इस स्पेक्ट्रम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको स्पेक्ट्रम को हम कैसे प्राप्त करें, एटम के स्पेक्ट्रम को कैसे प्राप्त करें, ये एटम स्पेक्ट्रम देता है या नहीं देता है, इसके बारे में रदरफोर्ड मॉडल नहीं दे पाया। तो ये दो कमियां इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे नील्स बोर का मॉडल। उससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, इनका भार क्या है, इनका आवेश क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। इसके बाद जो आपका जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बारे में। तो ये एटम क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल।